Assalamu alaikum, dear viewers. It's Ikra Khan over here, welcoming you on behalf of Maths Box. Today, I'm here to proceed my lectures of PPSC Lecture Math 2017. Today, I'm gonna provide you the solution for question number 36 to question number 40. डियर व्यूवर्स, हम लोग डिस्कस कर रहे थे पीपीएससी लेक्चरर मैथ 2017 का पेपर, जिसके पहले 30 क्वेश्चंस जो हैं वो हम सोल्यूशन के साथ आपको प्रोवाइड कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। आज हम लोगों का जो टारगेट होगा क्वेश्चन नंबर 36 टू क्वेश्चन नंबर 40 का सोल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करेंगे, और उसमें से जो बेस्ट ऑप्शन है वो आपको बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन ठीक है और कौन सा गलत है, तो क्यों गलत है। अपने लेक्चर की तरफ बाकायदा मूव करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट उन लोगों से जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मैथ्स बॉक्स को सब्सक्राइब कर लें और थम्स अप का बटन भी दबा दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि इस चैनल की रीसेंट अपडेट से आप लोग अवेयर रहें। और साथ ही साथ उन लोगों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमारे चैनल की वीडियोज़ को काफ़ी अप्रिशिएट किया और डिमांड की कि नेक्स्ट लेक्चर जो हैं विद शॉर्ट ड्यूरेशन टाइम आप लोग अपलोड करें। तो इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहें, हमारी हौसला अफजाई करते रहें, ताकि हम आप लोगों का भी फ़ायदा होता रहे और हमें भी अप्रिसिएशन मिलती रहे। तो बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 फ्रॉम पीपीएससी लेक्चरर मैथ 2017 आपके पास है। इफ़ द रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटीज ऑफ द पार्टिकल बी नॉन जीरो कांस्टेंट, देन द पाथ डिस्क्राइब बाय पार्टिकल इज। ऑप्शन नंबर ए एलिप्स, ऑप्शन नंबर बी अ स्पाइरल, और ऑप्शन नंबर सी अ सर्कल, एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन में जो टर्म्स हैं पहले वो देख लेते हैं, और आंसर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सा है इसका। थोड़े से रिजल्ट्स आपको मेमोराइज करने पड़ेंगे और थोड़ी सी चेन आपको लिंक करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि रेडियल कंपोनेंट कौन सा होता है और ट्रांसवर्स कंपोनेंट क्या होता है, और नॉन ज़ीरो कांस्टेंट का मतलब क्या है। पाथ डिस्क्राइब का मतलब होता है लोकस। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि रेडियल कंपोनेंट क्या है और ट्रांसवर्स कंपोनेंट क्या है। ये इसको मैं आपको ना पिक्चर के थ्रू जो है वो बताने की कोशिश करती हूँ, डेफिनेशन आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पास एक कर्व है, इस पर ये आपके पास पॉइंट P है। ठीक है, और अगर हम इसके कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लेते हैं, ये आपके पास एक्स एक्सिस है और ये आपके पास क्या है, वाई एक्सिस है। और इसका मैं अगर पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करूं, ये इसका पोजीशन वेक्टर ड्रॉ हो गया इस पॉइंट का बेसिकली। ठीक हो गई बात। और इसकी डायरेक्शन आपके पास ये मैं अगर शो कर दूं आर हेड से, ठीक है, ये आपके पास ओरिजिन है। और यहाँ पर अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं इस आर पर, जिसको मैंने एस की डायरेक्शन दे दी है, और ऑब्वियसली यहाँ पर एंगल क्या है, थीटा, और फिर इसको ऐसे बैक साइड प्रोसीड करते हुए यहाँ पर एंगल जो है वो 90 प्लस थीटा बनेगा एंड सो ऑन। तो बताना यहाँ पर सिर्फ मैंने आपको रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स हैं। तो जो आपकी पहले तो आपको रेडियल डायरेक्शन पता होनी चाहिए क्या है, वेलोसिटी तो बात की बात है ना। तो रेडियल डायरेक्शन आपके पास क्या होती है, द डायरेक्शन ऑफ रेडियस वेक्टर। ये आपके पास रेडियस वेक्टर है। ठीक है, मतलब ओरिजिन से पॉइंट ऑन अ कर्व तक जो वेक्टर बनता है, ये जो डायरेक्शन बनती है, उसको आप क्या कह देते हैं, उसको आप कहते हैं रेडियल डायरेक्शन। और जो इस पर परपेंडिकुलर होती है इंक्रीजिंग थीटा के लॉन्ग, मतलब जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं थीटा क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। मतलब जो रेडियल डायरेक्शन के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, द परपेंडिकुलर टू इट मत मीन्स परपेंडिकुलर टू रेडियल डायरेक्शन, ठीक है, ऑफ इंक्रीजिंग थीटा, ऊपर की तरफ। तो ये आपके पास जो होगी, ये आपके पास ट्रांसवर्स डायरेक्शन होगी। तो जो रेडियल डायरेक्शन के लॉन्ग वेलोसिटी होगी उसको आप रेडियल वेलोसिटी कहेंगे, और जो ट्रांसवर्स डायरेक्शन के लॉन्ग वेलोसिटी होगी उसको आप ट्रांसवर्स वेलोसिटी कहेंगे। ठीक है, ये तो आपके पास हो गया रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स आप कह लें वेलोसिटी के। अच्छा, इनका फार्मूला भी होता है, वो भी मैं आपको अगर लिखवा दूं, तो जो ये मैंने भी डायरेक्शन शो की है, अगर मैं इसको रिलेट करूं वेलोसिटी से, तो दो कंपोनेंट्स होंगे, एक आपका होगा रेडियल कंपोनेंट वेलोसिटी का और दूसरा आपका होगा
ट्रांसवर्स कंपोनेंट, क्योंकि हम पोलर में डिराइव करते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स आपके पास क्या होते हैं, आर और थीटा होते हैं, लिहाजा इसलिए इसको वी आर और वी थीटा लिखा जाता है। और इनका फार्मूला आपके पास क्या होता है, रेडियल कंपोनेंट निकालने के लिए, रेडियल कंपोनेंट और वेलोसिटी एक्सेलरेशन के लिए और डिस्कशन होती है। वी आर डिस्कसिंग हियर ओनली द वेलोसिटीज। ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि ट्रांसवर्स और रेडियल वेलोसिटीज फाइंड आउट करें या उस पर डिस्कशन करें। तो वी आर आपके पास आर थीटा और वी थीटा का फार्मूला होता है आर थीटा डॉट। ठीक हो गई बात। अब यहां पर एक और वर्ड लिखा हुआ है कि जो रेडियल और ट्रांसवर्स वेलोसिटीज हैं किसी पार्टिकल की, जो पार्टिकल मैंने पी लिया है, बी नॉन जीरो कांस्टेंट, मतलब वो हैं कांस्टेंट लेकिन वो जीरो नहीं है। क्या है, नॉन जीरो कांस्टेंट है, कांस्टेंट लेकिन वो जीरो नहीं है। ठीक है, तो फिर वो जो पाथ बनाएगी आप वो बताएं कौन सा। तो यहाँ से ऑप्शंस एलिमिनेट करते हैं, देखते हैं कि कैसे ऑप्शंस एलिमिनेट हो रही हैं। पहले डिस्कशन करते हैं ऑप्शन नंबर सी पर। तो ऑप्शन नंबर सी आपके पास है सर्कल, और आपको पता है कि सर्कल का जो रेडियस होता है वो आपके पास कांस्टेंट होता है। जो इसकी वेलोसिटी के रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट हैं सर्कल के लिए, वो आपके पास क्या होते हैं, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। वो आपके पास होते हैं, पहला रेडियल कंपोनेंट वी आर है और वी आर आपके पास जीरो होता है। ठीक है, सर्कल के केस में क्यों, क्योंकि रेडियस कांस्टेंट होता है और रेडियल कंपोनेंट आपके पास बेसिकली, मैंने थोड़ी देर पहले बताया है दैट वी आर इज बेसिकली इक्वल्स टू आर डॉट। तो रेडियस का आप जब लेंगे टाइम डेरिवेटिव दैट विल बी इक्वल्स टू जीरो। तो मतलब रेडियल कंपोनेंट आपके पास क्या आ गया, जीरो। और जो ट्रांसवर्स कंपोनेंट होता है दैट इज बेसिकली एंगुलर वेलोसिटी, मतलब जो ट्रांसवर्स कंपोनेंट होता है मतलब वी थीटा होता है ना सर्कल के केस में, वो आपके पास होता है आर ओमेगा। ठीक है, दूसरे अल्फाज में आप ये भी कह सकते हैं कि जो वी थीटा होता है वो टेंजेंट टू सर्कल होता है। ठीक होगी बात। अब यहाँ पर देखें, ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गई क्योंकि उसने तो बोला है कि रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट दोनों ही नॉन जीरो कांस्टेंट हैं। यहाँ पर एक तो आपके पास कंपोनेंट जीरो आ चुका है, लिहाजा ये सर्कल तो नहीं है, ऑप्शन एलिमिनेट हो गई। ठीक हो गई बात। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हम किस पर, एलिप्स पर मूव ऑन करते हैं। एलिप्स आपके पास क्या है, एलिप्स की जो अगर मैं आपको अच्छा यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ना इसमें थोड़ी सी जो उसने कमी छोड़ दी है वो ये छोड़ दी है कि आपको पोलर एंगल नहीं दिया हुआ। अगर पोलर एंगल दिया होता तो ये आसानी से आप इस आंसर की तरफ जा सकते। अभी आपको रिजल्ट जो है ना वो रिलेट करने पड़ रहे हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर पोलर एंगल दिया जाता तो फिर तो हम मैथमेटिकली इक्वेशन लिख के सबकी और फाइंड आउट कर लेते। पोलर एंगल आपको नहीं दिया हुआ, दैट कैन बी चेंज फॉर डिफरेंट फिगर्स। ठीक है, एक फिगर के लिए भी ज़्यादा सारे वो पोलर एंगल्स आपको दे सकता है। अब इलिप्स जो है, इलिप्स की जो रेडियल और ट्रांसवर्स वेलोसिटीज के कंपोनेंट्स हैं वो अगर मैं यहाँ पर लिखूं तो वो आपके पास बेसिकली क्या होता है, v ऑफ आर b माइनस ए सी टी साइन ऑफ 2 थीटा बाय ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा 3/2। ठीक होगी बात। ये आपके पास क्या है, दिस इज बेसिकली रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी व्हेन पोलर एंगल इज गिवन। पोलर एंगल इस केस में क्या लिया गया है, पोलर एंगल इस केस में सी टी स्क्वायर लिया गया है। ठीक है, और ट्रांसवर्स कंपोनेंट जो आएगा वी थीटा वो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 बाय ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा। अब जरा मैं आपको सिर्फ एक कॉन्ट्रेरी वैल्यू बताने लगी हूं जिस पर आंसर जीरो हो जाएगा। आप यहाँ पर एंगल 90 अगर पुट कर दें, एंगल क्या पुट कर दें, 90 π/2। यहाँ पर अगर आप एंगल पुट कर दें π/2, ठीक है, π/2 पुट करेंगे ऑब्वियसली आपका पहला कंपोनेंट जीरो हो जाएगा। ठीक हो गई बात। तो इसका मतलब हुआ ये तो इसकी निगेशन आ गई, उसने तो कहा है कि नॉन जीरो कॉन्स्टेंट्स हैं उसकी वेलोसिटीज। ठीक है, तो मतलब इलिप्स का केस भी यहाँ से फारिग हो गया हुआ है।
आसान, अगर ये आपको एक्सप्रेशन नहीं याद क्योंकि ये पोलर एंगल दिया हो तो उसमें फिर वैल्यूज़ लगा के हम लोग ये निकालते हैं। आसान वैल्यूज़, आसान आंसर है, आसान अल्फाज में अगर बताऊं तो एलिप्स की वेलोसिटी पॉइंट टू पॉइंट चेंज हो रही होती है। जो एलिप्टिकल पाथ होता है उसका रेडियस कांस्टेंट नहीं होता, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो रही होती है, चेंज। तो उसके दो एक्सिस होती हैं, एक मेजर एक्सिस एक माइनर एक्सिस होती हैं, उन दोनों पर मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ आती हैं। तो एक पॉइंट ऐसा भी आता है जहाँ वेलोसिटी का रेडियल कंपोनेंट आपके पास 0 हो चुका होता है, तो वो वाला केस इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर रहा है। तो थर्ड ऑप्शन जो है स्पाइरल, वो किस तरीके से है, क्योंकि स्पाइरल के लिए आपके पास जो रेडियल कंपोनेंट होता है और ट्रांसवर्स कंपोनेंट होते हैं वो दोनों प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के, क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल। इसको एक्सप्लेन करें तो वो मैं ज़रा कर दूं। स्पाइरल का जो केस है उसके लिए आपके पास बेसिकली ये वाला इसको डिस्कस करने लगी हूँ। इसके लिए जो आपके पास इक्वेशन दी होती है आर की, वो ई थीटा होती है स्पाइरल के लिए। बस ये आप लोगों की याद दिलाने के लिए है। वैसे इसके लिए जो रिजल्ट होता है वो आपके पास ये होता है कि जो आपका रेडियल कंपोनेंट होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी के। और जनरल फॉर्म आपको अगर मैं बताऊं तो वी आर आपके पास बेसिकली ए ओवर आर होती है और वी थीटा आपके पास सी ओवर आर होती है। मतलब ये दोनों प्रोपोर्शनल होते हैं। ए और सी यहाँ पर किसी एक दूसरे के मल्टीपल होंगे तो वो प्रोपोर्शनल मान जाएगा। अच्छा, जो ये वाला केस है आर इज इक्वल टू ई थीटा, यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर आपको उसने पोलर एंगल दिया हो, यहाँ से आप थीटा निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पोलर एंगल जब आपको दे दिया जाए तो ये वाली चीज यूज करते हुए इसकी स्पेसिफाइड वैल्यूज जो आएंगी वी आर की वो 1/√2 आएगी और वी थीटा की वैल्यू -1/√2 आएगी। तो वो नॉन जीरो कॉन्स्टेंट्स हैं आपके पास। लिहाजा यहाँ पर हम लोगों ने क्या अखज़ किया, हमने ये अखज़ किया कि क्वेश्चन नंबर 36 जो है, जो कि ये है, इफ द रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटीज ऑफ द पार्टिकल बी नॉन जीरो कांस्टेंट देन द पाथ डिस्क्राइब बाय द पार्टिकल इज अ स्पाइरल। ठीक है, क्योंकि स्पाइरल के केस में आपके पास रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स एक दूसरे के क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं और वो ही नॉन जीरो कांस्टेंट की कैटेगरी में फॉल करते हैं, जो कि मैंने आपको बता दी इनकी वैल्यूज भी। तो ऑप्शन नंबर बी आपके पास करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। तो मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। यूपीएससी लेक्चर मैथ 2017 में जो क्वेश्चन नंबर 37 आ चुका है वो ये है, द पाथ described by a particle moving with zero velocity and acceleration is option number A a circle, option number B a straight line, option number C a point, option number D none of these। वो कहता क्या है, वो कहता है ये कि एक पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी क्या है, आपके पास जीरो है, उसकी एक्सेलरेशन भी आपके पास क्या है, जीरो है। तो वो फिर जो पाथ बनाएगा वो इनमें से कौन सा होगा। तो पहले तो आपको वेलोसिटी का पता होना चाहिए कि वेलोसिटी है क्या, और फिर आपको पता होनी चाहिए कि एक्सेलरेशन वो क्या है। तो डियर व्यूवर्स, आपके पास जो वेलोसिटी होती है बेसिकली दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और एक्सेलरेशन जो है वो आपके पास होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मतलब आम अल्फाज में जब आप डिस्प्लेसमेंट का टाइम डेरिवेटिव ले लेते हैं, जब आप डिस्प्लेसमेंट को टाइम पर डिवाइड कर देते हैं, टाइम डेरिवेटिव नहीं लेना वेलोसिटी के केस में। मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ कि जो आपके पास वेलोसिटी का फार्मूला होता है दैट इज v इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। मतलब डिस्प्लेसमेंट को आप टाइम पे डिवाइड कर देते हैं तो आपके पास वेलोसिटी होती है, और एक्सेलरेशन बेसिकली टाइम डेरिवेटिव होता है। ठीक है आपके पास। अच्छा, यहाँ पर अब वो आपको ये दो टर्म्स आपने समझ ली, ठीक हो गया। अब यहाँ पर वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि वेलोसिटी भी आपके पास जीरो है और एक्सेलरेशन भी जीरो है। ऐसे तो केसेस आपके पास एग्जिस्ट करते हैं कि वेलोसिटी जीरो ना हो लेकिन एक्सेलरेशन जीरो हो, लेकिन ऐसा कोई केस एग्जिस्ट नहीं करता है आपके पास कि वेलोसिटी जीरो हो और फिर एक्सेलरेशन वहाँ एग्जिस्ट कर जाए। बेसिकली एक्सेलरेशन क्या होती है, एक्सेलरेशन इज ड्यू टू द चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में जितनी चेंज होती है उसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, अगर वेलोसिटी जीरो होगी तो वेलोसिटी तो चेंज हो ही नहीं रही है, तो फिर एक्सेलरेशन का वहाँ होना पॉसिबल ही नहीं है।
तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो उसने डाटा में दिया हुआ है वो इस्तेमाल करते हुए कि वो कहता है कि वेलोसिटी आपके पास 0 है, आपके पास रिलेशन है v इक्वल टू डी बाई टी। ठीक होगी बात। वेलोसिटी आप 0 पुट कर दें, डी बाई टी को मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास डी क्या आ जाएगा 0। मीन्स डिस्प्लेसमेंट आपके पास 0 है कि कोई भी डिस्टेंस कवर नहीं किया गया। डिस्प्लेसमेंट बेसिकली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है दो पॉइंट्स के दरमियान में। मतलब इस पॉइंट यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अगर आपने जाना है तो एक रास्ता ये है, एक रास्ता ऐसे करके जाया जा सकता है, एक रास्ता ऐसे करके जाया जा सकता है। तो इनमें से सबसे जो छोटा वाला होगा ये बेसिकली ये है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास डिस्प्लेसमेंट 0 आ चुकी है, मतलब कोई डिस्टेंस कवर ही नहीं हुआ है। और कोई डिस्टेंस कवर ना हो तो वो क्या चीज़ होती है, वो बेसिकली आपके पास पॉइंट होता है। स्ट्रेट लाइन में भी कोई ना कोई, ये दिस इज अ स्ट्रेट लाइन जो मैंने ड्रॉ की हुई है, स्ट्रेट लाइन है, इसमें कोई ना कोई डिस्टेंस तो कवर हुआ है। और इसी तरीके से अगर मैं सर्कल ड्रॉ करती हूँ तो इसमें भी पॉइंट ने कोई ना कोई तो डिस्टेंस कवर किया होना है। लेकिन पॉइंट एक ऐसी चीज़ है, ये मैंने पॉइंट लगा दिया, पॉइंट एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट 0 होती है। लिहाजा यहाँ पर जो ऑप्शन गलत है, सर्कल गलत है। क्यों? क्योंकि उसमें डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं है। स्ट्रेट लाइन गलत है क्योंकि उसमें भी डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं है। तो कौन सी चीज़ है जिसमें डिस्प्लेसमेंट 0? दैट इज अ पॉइंट। ठीक है, तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जब दोनों 0 हों तो वो आपके पास कौन सा पाथ बनाती हैं, वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं? दे रिप्रेजेंट अ पॉइंट। सो द पाथ डिस्क्राइब बाय द पार्टिकल मूविंग 0 वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज अ पॉइंट। तो आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 आपको क्या कह रहा है? इट इज सेइंग एनी बॉडी ऑफ 4 kg mass, kg इज बेसिकली अ mass, ठीक है, fall freely from rest at height of 4.9, basically it should be from the height of 4.9 meter. The momentum of the body when it hits the ground is option number A 39 kg meter per second, option number B 39.8 kg meter per second, and option number C 39.2 kg meter per second, option number D none of these। ठीक है, सवाल आपको क्या कह रहा है? दिस इज बेसिकली न्यूमेरिकल, जस्ट लाइक मैथमेटिकल प्रॉब्लम जो होती हैं आपकी, स्टेटमेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं, तो इसमें से आप डाटा कलेक्ट कर लें। वो कहता है आपको कि 4 kg मैस है, मीन्स मैस आपके पास 4 kg है, फॉल्स फ्रीली फ्रॉम द रेस्ट। अब यहाँ पर गौर करें, फॉल फ्रीली नीचे आ रहा है तो ग्रेविटी जो होगी वो पॉजिटिव रहेगी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अगर ऊपर जाता तो वो ग्रेविटी से उल्टा जा रहा तो फिर नेगेटिव 9.8 आता। अब ऊपर से नीचे आ रहा है तो इसका मतलब ग्रेविटी वाली ही डायरेक्शन में उसका मोशन है, तो इसकी जी की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। और वो फर्दर कहता है फ्रॉम रेस्ट। फ्रॉम रेस्ट का मतलब है उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, स्टार्ट में उसका मोशन नहीं था, लिहाजा इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी होगी? 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एट द हाइट ऑफ 4.9 मीटर, हाइट आपके पास चलें एस कह लेते हैं, जो डिस्टेंस बेसिकली 4.9 मीटर। कहता है द मोमेंटम ऑफ द बॉडी, मोमेंटम आप पता करें। तो पहले तो आप सबको ये पता होना चाहिए कि मोमेंटम है क्या भला। ठीक है, मोमेंटम बेसिकली मैस टाइम वेलोसिटी होती है। आम अल्फाज में मोमेंटम बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ मैस और वेलोसिटी होता है। जो आपके पास चीज़ का मैस हो और जो उसकी वेलोसिटी हो, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, आपको मोमेंटम पता चल जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ इसका फार्मूला लिख देती हूँ, P इज इक्वल्स टू mv। m तो आपके पास यहाँ पर है, ये देखें, v आपके पास नहीं है। तो पहले तो आप लोगों ने वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है जिससे वो क्या करे, ग्राउंड को हिट करे। तो फिर हमें इक्वेशन ऑफ मोशन से हेल्प लेनी पड़ेगी। वो आपके पास क्या है वो ज़रा देखें। आपके पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है 2as इज इक्वल्स टू v f स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, बेसिकली ये g में चेंज हो जाता है, 2 इंटू 9.8 देन 4.9। फाइनल वेलोसिटी आपने पता करनी है और इनिशियल वेलोसिटी आपके पास 0 है। तो उसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 96.04 vf स्क्वायर।
तो आप इसका स्क्वायर रूट लें तो वी एफ आपके पास आ जाएगा 9.8। ठीक हो गई बात। अब आपने इस फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करना है, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें। P इज इक्वल्स टू एम वी, एम की वैल्यू आपके पास 4 इंटू 9.8, here you are getting the answer 39.2। और यूनिट आपकी मास की होती है केजी और वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकेंड। तो 39.2 केजी मीटर पर सेकेंड कौन सी ऑप्शन में है? दैट इज एन, ऑप्शन नंबर सी। तो आपने यहाँ पर कंक्लूड कर लिया, एनी बॉडी ऑफ मास 4 kg falls freely from the rest at height of 4.9, the momentum of the body when it hits the ground will be 39.2 kg मीटर पर सेकेंड। चलिए व्यूअर्स चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 बीपीएससी लेक्चर मैथ 2017 की तरफ। वो कहता है कि एफ इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन, कि एफ आपके पास फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड है, आर इज अ नॉर्मल रिएक्शन, आर रिएक्शन है, म्यू इज अ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, म्यू आपके पास फ्रिक्शन का कोफिशिएंट है। देन आप बताएं कि ऑप्शन नंबर ए एफ आर इज इक्वल्स टू म्यू होता है, बी एफ इज इक्वल्स टू म्यू आर होता है, सी एफ इज इक्वल्स टू म्यू ओवर आर होता है, या नन ऑफ दिस। आम अल्फाज में वो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि फ्रिक्शनल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन में क्या रिलेशन होता है। तो यहाँ पर बेसिकली जो टर्म्स आपको पता होनी चाहिए वो कौन कौन सी हैं। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि फ्रिक्शन क्या है, उसके बाद नॉर्मल रिएक्शन क्या है और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का फार्मूला क्या है। तो पहले चलते हैं फ्रिक्शन की तरफ। फ्रिक्शन आपके पास बेसिकली एक ऐसी फोर्स होती है जो किसी मोशन को अपोज करे। मतलब फॉर एग्जांपल ये वाइट बोर्ड है और ये मार्कर है, अगर मैं इसको इस तरफ मूव कर रही हूँ तो ये आसानी से मूव कर रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो सरफेस है बोर्ड की ये स्मूथ है। अगर ये स्मूथ ना होती, ठीक है, जिस तरीके से मैंने एक हाथ ले लिया और दूसरा हाथ मैंने इसके ऊपर रगड़ना है ऐसे, ठीक है, तो ये मेरा हाथ जो है वो स्मूथ नहीं है, ठीक है। तो ये एक मेरा हाथ दूसरे हाथ की मोशन को क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है, इन शॉर्ट उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। तो जैसे ही आप ऐसे हाथ रगड़ते हैं तो आपको हीट फील होती है, दैट इज बेसिकली अ फ्रिक्शन, ड्यू टू फ्रिक्शन। हीट किसकी वजह से होती है? ड्यू टू फ्रिक्शन। तो हमने ये नतीजा अखज़ किया कि फ्रिक्शनल फोर्स एक ऐसी फोर्स होती है जो मोशन को अपोज करती है। अगर मोशन लेफ्ट साइड पर है तो फ्रिक्शन राइट साइड पर होगी, ठीक है, उल्टा उसको रोकने की कोशिश करती है। ऐसी फोर्स जो मोशन को रोकने की कोशिश करे वो क्या होती है? फ्रिक्शनल फोर्स होती है। उसके बाद नेक्स्ट हम आपके पास है नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन को आप आसान अल्फाज में इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि कैसी एक नॉर्मल रिएक्शन बेसिकली आपको प्रिवेंट करता है कि आपकी कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ में धंसे ना। फॉर एग्जांपल ये बोर्ड है, इसके ऊपर ये मैंने मार्कर रख दिया है, ठीक है, ये इसके अंदर धंस नहीं रहा। क्यों? क्या वजह है? क्योंकि जो बोर्ड का नॉर्मल रिएक्शन है वो इसके वेट के बराबर है। तो अगर नॉर्मल रिएक्शन वहां पर ना हो तो ये इसके अंदर धंस जाएगा, ठीक है। जिस तरह आप बॉल को क्या करते हैं, जब सैंड के ऊपर गिराते हैं तो अंदर धंस जाती है, वहां पर नॉर्मल रिएक्शन की एग्जिस्टेंस बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू वेट। तो नॉर्मल रिएक्शन बेसिकली एक ऐसा रिएक्शन होता है जो किसी एक चीज को दूसरी चीज में धंसना, गड़ने से क्या करती है? बचाती है। उसको आप कह देते हैं नॉर्मल रिएक्शन। बेसिकली ये रिएक्शन रिलेट होता है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है। तो ये दो टर्मिनोलॉजीज थी आपके पास। थर्ड टर्मिनोलॉजी जो आपके पास है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कैसे है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को डिफाइन करने से पहले आप फ्रिक्शन का लॉ जो है वो इस्तेमाल करते हैं इन चीज़ों को रिलेट करने के लिए। तो हम लिखेंगे बाय लॉ ऑफ फ्रिक्शन, बाय लॉ ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के लॉ के मुताबिक आपके पास क्या होता है? जो आपके पास फ्रिक्शनल फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रिएक्शन के। फ्रिक्शनल फोर्स जो अपोजिंग फोर्स होती है, द फोर्स विच अपोजेस द मोशन। और नॉर्मल रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जो किसी बॉडी को किससे बचाता है? पेनिट्रेशन से बचाता है, ठीक होगी बात। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये लॉज ऑफ फ्रिक्शन कोई एक नहीं है, ये आपके पास 6 लॉज ऑफ फ्रिक्शन हैं, उनमें से एक लॉ ये है। अच्छा, अब प्रोपोर्शनैलिटी को जब आप इक्वलिटी में चेंज करते हैं F इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पर म्यू आर आता है। तो बेसिकली
ये जो चीज़ है आपके पास, ये आपके पास कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। ये आपके पास क्या है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये आपके पास है नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, और ये आपके पास क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन। तो ये हमने लॉ ऑफ फ्रिक्शन को लगाते हुए अपना रिजल्ट जो है वो बना लिया, और ऑप्शन में हमें नज़र भी आ रहा है कि F इज इक्वल्स टू म्यू आर होता है, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन में क्या ताल्लुक होता है, क्या रिलेशन होता है, दैट इज F इज इक्वल्स टू म्यू आर। तो वो आपको नज़र आ रहा है कौन सी ऑप्शन में है? दैट इज प्रेजेंट इन ऑप्शन नंबर बी। सो हम कह सकते हैं इफ F इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन एंड R इज अ नॉर्मल रिएक्शन एंड म्यू इज अ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, देन F इज इक्वल्स टू म्यू आर। ये हम लोगों ने लॉ ऑफ फ्रिक्शन को इस्तेमाल करते हुए निकाला है। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। वो कहता है द पावर सेट पी एक्स ऑफ नॉन एम्प्टी सेट एक्स इज, ऑप्शन नंबर ए द स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी ऑन एक्स, ऑप्शन नंबर बी द लार्जेस्ट टोपोलॉजी ऑन एक्स, ऑप्शन नंबर सी नॉट अ टोपोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पावर सेट क्या है। पावर सेट बेसिकली एक कलेक्शन होती है जिसके मेंबर्स खुद सेट्स होते हैं, ठीक है। पावर सेट आपके पास क्या है? पावर सेट इज बेसिकली अ कलेक्शन हुज मेंबर्स आर सेट्स, ठीक है। तो टोपोलॉजी भी आपके पास कलेक्शन होती है। तो वह ये पूछना चाह रहा है कि अगर आपके पास एक नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ है, खाली नहीं है, तो उसके लिए जो पावर सेट आप डिफाइन करेंगे वो क्या बनेगी? वो लार्जेस्ट टोपोलॉजी बनेगी या स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी बनेगी, या टोपोलॉजी होएगी नहीं, या नंबर ऑफ नन ऑफ दीज होगा। तो इस क्वेश्चन की तरफ मूव करने से पहले अगर आप देखें सारी ऑप्शन में आपको वर्ड नजर आ रहा है टोपोलॉजी टोपोलॉजी टोपोलॉजी, ठीक है। तो टोपोलॉजी बेसिकली क्या होती है पहले वो सुन लें, ठीक है। टोपोलॉजी एक आपके पास ऐसी कलेक्शन होती है, क्या होती है? एक ऐसी कलेक्शन होती है जो 3 एक्सियम को सेटिस्फाई कर जाए। अब वो 3 एक्सियम कौन से हैं? पहला एक्सियम ये होता है कि उसमें फाई और एक्स होना चाहिए, फाई और एक्स उसका हिस्सा होना चाहिए, मतलब उस कलेक्शन में बजाते खुद फाई एम्प्टी सेट और एक्स होना चाहिए। दूसरा एक्सियम ये है कि उसके जितने भी मेंबर्स का यूनियन लिया जाए, दोबारा जो आंसर जनरेट होता है वो दोबारा उसी कलेक्शन में पड़ा होना चाहिए, ठीक हो गया। और तीसरा कहता है कि अगर आप फाइनाइट मेंबर्स लेते हैं, चंद मेंबर्स लेते हैं उस कलेक्शन में से और उनका इंटरसेक्शन लेते हैं, तो जो आंसर आए वो दोबारा जो है वो किस में होना चाहिए? वो बकलम खुद उस कलेक्शन का हिस्सा होना चाहिए। तो 3 एक्सियम है, रिपीट कर रही हूँ। पहला एक्सियम फाई और एक्स, मतलब एम्प्टी सेट और ग्राउंड सेट उस कलेक्शन का हिस्सा होना चाहिए। यूनियन ऑफ एनी मेंबर्स ऑफ दैट कलेक्शन शुड ऑल्सो बिलोंग टू दैट पर्टिकुलर कलेक्शन, और फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ कलेक्शन शुड बिलोंग्स टू दैट कलेक्शन अगेन, ठीक है। अब जरा यहाँ पर मैं इसको मैथमेटिकल अगर आपको एक एग्जांपल दे दूँ तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल उसने कहा है नॉन एम्प्टी सेट लेना है, तो अगर एक्स मैंने ले लिया, ठीक है, ग्राउंड सेट 1 और 2, ठीक है, नॉन एम्प्टी है ना, इसमें कोई चीज़ क्या है, खाली तो नहीं पड़ा हो, इसमें 2 एलिमेंट्स पड़े हैं 1 और 2। तो इस पर जो मैं टोपोलॉजी डिफाइन करूंगी, बेसिकली यहाँ पर 4 टोपोलॉजीज डिफाइन हो सकती हैं, वो फिर अलग केस हो जाता है। तो टोपोलॉजी का जो पहला एक्सियम होता है वो ये होता है कि फाई और एक्स उसके अंदर होना चाहिए। तो फाई और एक्स इसका मेंबर है, ठीक है। तो पहली टोपोलॉजी आपने ये डिफाइन कर ली। इसमें मैं बताती हूँ कि किस तरीके से आपके आंसर्स बनेंगे। फाई एक्स और सिंगलटन 1, ये आपके पास कलेक्शंस हैं क्योंकि इसके अंदर आने वाली चीज़ें खुद सेट्स हैं। तो ऐसा सेट जिसके अंदर एलिमेंट्स भी सेट्स हों उनको हम फिर कलेक्शन या क्लास का नाम देते हैं। फाई एक्स सिंगलटन 2, और चौथी आपके पास टोपोलॉजी यहाँ डिफाइन हो सकती है, दैट इज इक्वल्स टू फाई एक्स सिंगलटन 1 सिंगलटन 2। ज़रा देखें कि जो मैंने लिखी है क्या ये टोपोलॉजी है? इसमें 3 एक्सियम पूरे करने होते हैं हमने। 3 एक्सियम कौन से? फाई और एक्स इसके अंदर होना चाहिए, जी है, ठीक हो गया। पहला एक्सियम कहता है जितने भी मेंबर्स ले लें उनका यूनियन लें, इन दोनों का यूनियन लें, दोबारा एक्स आता है इसके अंदर है। फिर कहता है जी जितने भी मेंबर फाइनाइट मेंबर्स ले लें तो आप उनका इंटरसेक्शन लें, इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया है तो आंसर आपके पास फाई आता है, वो इसमें है। मतलब
ये वाली तो आपके पास टोपोलॉजी की सारी एक्सियम पूरी करती है, तो ये मैंने टोपोलॉजी सही लिखी है। नेक्स्ट वन देख लें। पहला एक्सियम होता है फाई और एक्स, जो इन सारों में है, मतलब पहला एक्सियम सारों में पूरा है। इसमें आप देखें यूनियन, आप जितने मर्जी मेंबर्स के यूनियन ले लें, फाई यूनियन एक्स यूनियन वन, तो वो आता है एक्स, वो दोबारा इसके अंदर पड़ा हुआ है। इंटरसेक्शन आपने फाइनाइट लेना होता है, आप एक्स और इसका इंटरसेक्शन लें, एक्स इंटरसेक्शन वन, तो वो सिंगलटन वन होता है, वो उसके अंदर पड़ा हुआ है। आप इसका और इसका इंटरसेक्शन लें, फाई आता है, वो उसके अंदर पड़ा है। आप इसका और इसका इंटरसेक्शन लें, वो फाई आता है, इसके अंदर पड़ा हुआ है। मतलब इस तरीके से बाकी सारों को भी आप चेक कर सकते हैं। तो ये सारा आपके पास क्या है, सारी की सारी टोपोलॉजीज हैं जो एक नॉन एम्प्टी सेट जिसमें 2 एलिमेंट्स थे उस पर डिफाइन थी। ठीक है, अब उसने ये कहा है कि पावर सेट जो है आपका वो क्या बनाता है। अब यहां से आप देखें, दिस इज बेसिकली अ पावर सेट, ये पावर सेट है इस सेट का। x इज इक्वल टू 1 2, इसके सबसेट्स क्या क्या होंगे, इसके सबसेट्स होंगे फाई होगा, फिर उसके बाद सिंगलटन 1 होगा, फिर उसके बाद सिंगलटन 2 होगा, फिर उसमें क्या हो जाएगा 1 2। ठीक है, और जब इसको मैं एक और पैरेंथेसिस में बांध करती हूँ तो दिस इज बेसिकली अ पावर सेट, और वो कौन सी चीज शो कर रही है, वो आपको यहाँ पर ये शो कर रही है। ठीक है, तो यहां से अगर आप ये देखें तो ये आपके पास सबसे बड़ी टोपोलॉजी है, सबसे बड़ी। हम ये देख के नहीं बता सकते कि इसके मेंबर्स ज्यादा हैं। टोपोलॉजीज में बेसिकली कंपैरिजन का रिलेशन कंटेनमेंट का लिया जाता है कि एक दूसरे में कंटेन करे। अब अगर यहाँ से हम देखें ना, तो टा1 जो है वो कंटेन कर रही है किस में, टा4 में, मतलब टा1 सारी की सारी कहाँ से आई है, टा4 के अंदर से। देखें फाई और एक्स इधर से आई है। ठीक है, इसी तरीके से टा2 कंटेन कर रही है किसमें, टा4 में, टा3 कंटेन कर रही है टा4 में। तो सबसे बड़ी टोपोलॉजी आपके पास कौन सी आई है। तो इस एग्जाम्पल से हमें बहुत वाज़ेह हो रहा है कि सबसे बड़ी टोपोलॉजी आपके पास क्या है, वो आपके पास टा4 है, और वो बेसिकली पावर सेट है। तो मतलब सबसे छोटी टोपोलॉजी ये होती है जिसको आप कहते हैं, इसका एक दूसरा नाम भी होता है, इसको आप डिस्क्रीट टोपोलॉजी भी कहते हैं। पावर सेट वाली टोपोलॉजी को आप डिस्क्रीट टोपोलॉजी भी कहते हैं, और ये जो सबसे छोटी वाली टोपोलॉजी होती है उसको आप इनडिस्क्रीट कहते हैं। तो यहाँ से हमें ऑप्शन मिल गई है अपनी कि जो कोई भी टोपोलॉजी पावर सेट पर मुश्तमिल होगी वो सबसे बड़ी टोपोलॉजी होगी, मींस लार्जेस्ट टोपोलॉजी होगी ऑन अ सेट। तो दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर 1 स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी है, जो कि ये है जिसको आप इनडिस्क्रीट कहते हैं, वो आपके पास नहीं है। ठीक है, नॉट अ टोपोलॉजी, पावर सेट हमेशा टोपोलॉजी डिफाइन कर रहे हैं क्योंकि तीनों एक्सियम पूरे कर रहे हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर जो आपके पास ऑप्शन नंबर सी है वो नहीं है, सिमिलरली ऑप्शन नंबर डी नहीं है। यहाँ पर आपने वर्ड यूज़ किया है लार्जेस्ट टोपोलॉजी, यू आर नॉट यूजिंग द वर्ड लार्जर। ठीक है, लार्जर आप तब इस्तेमाल करते हैं जब आप दो टोपोलॉजीज का जिक्र कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आपके पास जो पावर सेट की टोपोलॉजी बेसिकली डिस्क्रीट टोपोलॉजी, उसका कंपैरिजन बाकी सारों के साथ हुआ है। द हियर यू आर बाउंड टू यूज द वर्ड लार्जेस्ट। ठीक है, सो हम ये कह सकते हैं कि पावर सेट जो नॉन एम्प्टी सेट होता है उसके जो पावर सेट पर मुश्तमिल टोपोलॉजी होती है, जिसको हम दूसरे अल्फाज में डिस्क्रीट टोपोलॉजी कहते हैं, दैट इज बेसिकली द लार्जेस्ट टोपोलॉजी ऑन सेट। सो क्वेश्चन नंबर 40 फ्रॉम पीपीएससी लेक्चर मैथ 2017, वो क्या होगा, द पावर सेट पी एक्स ऑफ अ नॉन एम्प्टी सेट एक्स डिफाइंस द लार्जेस्ट टोपोलॉजी ऑन एक्स। जी व्यूअर्स, तो ये थे आपके पास पीपीएससी लेक्चर मैथ 2017 के क्वेश्चन नंबर 36 टू क्वेश्चन नंबर 40। उम्मीद है आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस चैनल की रीसेंट अपडेट से आप अवेयर रहें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।